प्लांट की एक भट्टी में एक शख्स की टुकड़ों में जली हुई लाश मिलती है। कहीं पर जो सिर का हिस्सा है वो आधा जला हुआ मिलता है, पैर के टुकड़े जले हुए मिलते हैं, तो कहीं पर जो हाथ हैं वो भी आधे जले हुए मिलते हैं। जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है तो हैरान रह जाती है कि कैसे इस शख्स को मारने के लिए पहले मिल्क शेक का सहारा लिया गया, उसमें नींद की गोली मिलाई गई और इसके बाद उस शख्स को ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई। और जब इतने पर भी कातिल का मन नहीं भरा तब उसने उस शख्स की लाश को ले जाकर भट्टी में आग लगा दी। इस पूरी वारदात को जब आप जानेंगे तो आपका रिश्तों पर से भरोसा शायद कम हो जाए, क्योंकि आपका यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि एक बेटी अपने पिता को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार सकती है और उसके बाद वो भरपूर ढोंग करती है, ये जताती है कि जो उसके पिता हैं उनका ही रवैया खराब है, वो ही कहीं शराब पीकर पड़े होंगे। पुलिस के सामने पूरा ड्रामा करती है, पूरा स्वांग रचती है, लेकिन उससे पहले बड़ी ही बेरहमी से अपने पिता का कत्ल कर देती है और 4 महीने तक चैन की जिंदगी बिताती है। दरअसल ये कहानी है एक ऐसी कलयुगी बेटी की जिसके बारे में जानने के बाद आपको लगेगा कि इतना शातिर भी कोई कैसे हो सकता है। साल 2017 तारीख 13 जुलाई को टेक्सास के डलहार्ट शहर की रहने वाली 24 साल की जेमी फ्रेजियर एक लड़की है, वो पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर बताती है कि जो उसके पिता हैं वो 11 जुलाई से मिल नहीं रहे हैं। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी, तो बताती है कि मेरे पिता का नाम जोएल फ्रेजियर है और मेरी आखिरी बार उनसे 10 तारीख को बात हुई थी और इसके बाद मैंने उनको कॉल किया तो वो कॉल नहीं पिक कर रहे। 11 तारीख हो गई, 12 हो गई, मैंने उनको ढूंढने की भरपूर कोशिश भी की लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला और 13 जुलाई को वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। वहां पर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। अब इसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो जब मामला दर्ज करते हैं तो वो शख्स यानी जोएल फ्रेजियर की तलाश में जुट जाते हैं। हर जगह पूछताछ होती है, हर किसी से जानकारी निकाली जाती है, लेकिन जोएल फ्रेजियर जो शख्स थे जो गायब हुए थे उनकी किसी को खबर नहीं होती। अब ऐसे में पुलिस वाले पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि जो पड़ोसी हैं वो अक्सर घर के पास क्या हो रहा है, घर में कौन आ रहा है, कब वो कहाँ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने देखा होगा। और इसी सिलसिले में जो पुलिस वाले हैं वो हर एक पड़ोसी से जाकर पूछताछ करते हैं। अब ऐसे में पुलिस को अलग अलग कहानी पता लगती है। कुछ पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि जो जोएल फ्रेजियर हैं उनकी 2 बेटियां हैं। अब पुलिस को लगता है कि एक बेटी तो हमारे पास आई जेमी फ्रेजियर, लेकिन दूसरी जिसका नाम कैमिला फ्रेजियर है वो अब तक हमारे पास क्यों नहीं है और वो कहाँ गायब है। आखिर उसके पिता अगर गायब हो गए हैं तो वो लड़की भी कहाँ गायब है। उसने एक बार भी पुलिस को अपना मुंह नहीं दिखाया, वो कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछने नहीं आई और वो लड़की आखिर है कहाँ। तो पड़ोसियों से पता चलता है कि उस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, प्लस पहले वो अपने पति के साथ अपने पिता के घर में ही रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उस लड़की का बर्ताव बदल रहा था। वो लड़की चेंज हो रही थी, सबसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। शायद कुछ पड़ोसी ने कहा कि वो ड्रग्स की आदी भी हो गई थी और इसके बाद उसके पिता उससे गुस्सा हो गए और उसे घर से निकाल दिया। अब पुलिस को एक बात खटकी कि वो लड़की आखिर कहाँ चली गई है और क्यों वो अपने पिता के बारे में पूछने नहीं आ रही। और तो और जब पड़ोसी उसके बारे में इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं तो पुलिस का थोड़ा शक भी बढ़ गया। अब इसके बाद पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना उस बेटी के बारे में पता लगाया जाए और उसकी तहकीकात की जाए। अब पता इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस कैमिला का पता लगा लेती है, कैमिला तक पहुंचा जाता है। अब उससे पूछा जाता है कि आपके पिता जो है वो गायब हो गए हैं, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है। तो कैमिला बोलती है ये पहली बार नहीं है, मेरे पिता पहले भी ऐसे कहीं 1-2 दिन के लिए गायब हो गए थे। वो अक्सर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक पीकर कहीं पर पड़े होंगे, कहीं चले गए होंगे, उन्हें कब से हमारा होश रहने लग गया। अब जब पुलिस से वो इस तरीके की बातें करती हैं, दूसरी तरफ जो छोटी बेटी है वो रो रही है, जेमी, वो बार बार कह रही कैसे भी हमारे पिता को ढूंढ दो, लेकिन कैमिला का रवैया बिल्कुल ही चेंज है। अब पुलिस का शक कैमिला पर बढ़ जाता है और ऐसे में जो पुलिस वाले हैं वो कैमिला के घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। पुलिस वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि कैमिला जब घर पर ना हो तब इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको ये समझ में आ गया था कैमिला थोड़ी चालाक महिला है। क्योंकि जो कैमिला है, अगर मैं आपको बताऊं, वो रोडियो जो घुड़सवारी का कंपटीशन होता है, जो घुड़सवारी की प्रतियोगिता होती है, उसकी क्वीन रह चुकी है टेक्सास में। एक समय में उसका जो झंडा था वो बहुत बुलंद था और इसको लेकर जो उसके पिता थे वो उस पर प्राउड फील करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो कैमिला है वो अपनी जब उसकी शादी होती है और इसके बाद उसे ड्रग्स की लत लग जाती है और तब उसके पिता उससे थोड़े
खुश नहीं रहते, उससे दूरी बनाने लगते हैं, उसे डांटते हैं। तो यही सब चीज़ें पुलिस को उसके बारे में पता लगती हैं। अब जब कैमिला घर से बाहर होती है तो पुलिस उसके कमरे की तलाशी लेती है। तो वहाँ पर पुलिस को कई सारी प्रतियोगिता जो उसने जीती होती थी उसके सर्टिफिकेट मिलते हैं, ट्रॉफीज दिखती हैं। इसके अलावा पुलिस को कैमिला का एक बैग दिखता है जिसमें पुलिस को दिखती है एक वसीयत, एक पेपर मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें देखा जाता है कि वो जो उनके पिताजी थे उनके लिए आए थे और उस पर उनके साइन नहीं थे। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो ये वसीयत, ये जो डॉक्यूमेंट है, इनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। जो जोएल फ्रेजियर गायब हुए हैं उनको गायब करने के पीछे ये वसीयत कहीं ना कहीं मोटिव नज़र आ रही है। और साथ ही साथ पुलिस जब और तलाशी लेती है तो पुलिस को एक डिब्बी मिलती है दवाई की, जिसमें वाइट कलर का एक पदार्थ होता है। जब पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो नींद की गोली की डिब्बी थी। और अब पुलिस के लिए एक सवाल बन चुका था कि आखिर ये डिब्बी कैमिला के यहाँ क्या कर रही है। अब इसी सिलसिले में जब पुलिस वाले उस घर को इन्वेस्टिगेट करते हैं जहाँ से जो जोएल फ्रेजियर थे गायब हुए थे, जहाँ से उनकी बेटी बताती है, छोटी बेटी जेमी, कि मेरे पिताजी यहाँ से गायब हो गए थे और अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। जब पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को पता लगता है उनका वॉलेट, उनकी कार की चाबी, उनके बाकी जो भी सामान है वो सब कुछ ही उस घर में ही रखे हुए हैं और वो सिर्फ गायब है। अब पुलिस को लगता है कि एक शख्स अपनी कार की चाबी, अपने वॉलेट ऐसे सब छोड़ के कैसे जा सकता है। तो इसी सिलसिले में और इन्वेस्टिगेशन होती है। तो उसी घर के अंदर एक कप मिलता है जिसमें जेमी बताती है कि इस कप में मेरे पापा मिल्क शेक पिया करते थे। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता लगता है कि रोज़ कैमिला जो है वो अपने पापा को मिल्क शेक बनाकर दिया करती थी। अब पुलिस उस मग को उठाते हैं और उसकी जब जांच पड़ताल कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि वो जो केमिकल, जो नींद की गोली कैमिला के घर से मिली थी, जो डिब्बी, उसी का जो पदार्थ उसमें पाया गया था, वही पदार्थ उस मग में लगा होता है। और उससे ये पता लग जाता है कि उस शख्स को नींद की गोली दी गई थी मिल्क शेक में मिलाकर। अब इसके बाद पुलिस को लगता है कि हो ना हो कैमिला इसमें पूरी तरीके से शामिल है अपने पिता को गायब कराने में। अभी तक पुलिस को ये नहीं पता था कि जोएल फ्रेजियर जो उनके पिता थे उनके साथ आगे क्या हो चुका है, लेकिन गुमशुदगी के तर्ज पे पुलिस को ये पता था कि इस लड़की ने, इसकी बड़ी बेटी ने अपने पिता को गायब करवाने में कुछ ना कुछ रोल तो निभाया है। लेकिन कैमिला के खिलाफ ये सबूत काफ़ी नहीं था। अब इसी सिलसिले में पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है और 4 महीने बीत जाते हैं कि अचानक एक शख्स जो वहीं पास में एक भट्टी थी वहाँ पर काम किया करता था, वो पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि उसे एक लाश मिली और उसे लग रहा है कि वो लाश कोई और नहीं, पास ही में रहने वाले जोएल फ्रेजियर की है। अब पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। जो आप कंटेनर देख रहे हैं यहीं पर उस लाश को जलाया गया था। पुलिस जब यहाँ पहुंचती है, यहाँ पर सिर का हिस्सा मिलता है, हाथ मिलता है और सिर ऐसा था कि आधा पहचाना जा सके। इसके बाद उससे पता लग जाता है कि जो शख्स है जिसकी लाश मिली वो कोई और नहीं बल्कि जोएल फ्रेजियर हैं, जिनकी छोटी बेटी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यानी अब तक जो केस गुमशुदगी का था वो अब मर्डर का बन चुका था। और इसके बाद जो पुलिस वाले हैं उनको कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो जाता है कि मर्डर में हाथ किसी और का नहीं बल्कि कैमिला का है। अब इसी सिलसिले में उस भट्टी में जहाँ पर जो लोग काम करते थे उनको पूछताछ की जाती है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो पता लगता है कि उस भट्टी में काम करने वाला जो एक लड़का है वो कैमिला के पति का दोस्त है। अब पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, उससे हर तरीके से कड़ाई से पूछताछ करती है। जो जो पैंतरे पुलिस अपना सकती थी वो सारे पैंतरे अपनाती है और फिर वो लड़का बेहद खौफनाक राज खोलकर पुलिस के सामने रख देता है। वो कहता है कि जो जोएल फ्रेजियर हैं उनका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी ने किया है और उसके पति ने किया है और उन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। वो बताता है कि जब मैं उनके घर पहुंचा था तब कैमिला फर्श से खून साफ कर रही थी और उन्होंने एक चादर मुझे दी थी, उसमें लपेट के लाश रखी हुई थी और मैं यहाँ भट्टी लेकर आया था और आग लगाई थी और साथ में कैमिला और उसके पति भी थे। अब पुलिस को एक सबूत मिल जाता है, ठोस गवाह मिल जाता है। इसके बाद जो पुलिस है वो कैमिला और उसके पति को अरेस्ट करती है, उनसे फिर उनका बयान निकलवाती है और इसके बाद जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो कैमिला टूट जाती है और पुलिस को पूरी कहानी बताती है। साथ ही साथ जो जोएल फ्रेजियर के वकील थे उनसे भी पूछताछ होती है तो वो भी पुलिस को बताते हैं कि वसीयत का पेपर उन्होंने भेजा था जोएल फ्रेजियर को, क्योंकि जोएल ने सबसे पहले जो अपनी वसीयत बनाई थी उसमें अपनी बड़ी बेटी को वारिस बनाया था और प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा छोटी बेटी को दिया था। लेकिन लगातार जो बड़ी बेटी कैमिला था उसका रवैया बिगड़ रहा था, वो ड्रग्स की आदी हो रही थी। तो ऐसे में जोएल
को लगा कि अब जो है मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी वारिस मेरी बड़ी बेटी नहीं रह जाती, क्योंकि उसकी हरकतें अच्छी नहीं है, उसका बर्ताव अच्छा नहीं है, और इसीलिए वो अपनी छोटी बेटी को चुनते हैं वारिस के तौर पर और वकील को अपनी विल बदलने के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। और इसी सिलसिले में वकील डॉक्यूमेंट्स बना देता है और वापस जोएल के पास भेजता है कि उस पर वो साइन कर दे। लेकिन होता यह है कि वो जो वसीयत, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उस पिता के पास, वो उनकी बड़ी बेटी कैमिला देख लेती है और उसको छुपाकर रख देती है। इसीलिए उस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं हो पाते और जो वारिस है वो छोटी बेटी नहीं बन पाती। और अभी तक जो पूरी वारिस है प्रॉपर्टी की वो कैमिला ही रहती है, क्योंकि नई वसीयत पे तो साइन हुए ही नहीं, अभी तक पुरानी वसीयत चल रही है। और इसी वसीयत के चक्कर में वो अपने पिता का कत्ल करती है। वो पुलिस को बताती है कि उसके जो पिता थे वो सारी जायदाद और पूरा वारिस छोटी बेटी को बना रहे थे, मेरे हिस्से में कुछ ही प्रॉपर्टी आती है और इसीलिए मैंने अपने पिता का कत्ल किया। साथ ही वो बताती है कि वो लगातार मेरे हाथों के रोज रात को मिल्क शेक पीते थे और इसी का फायदा उठाकर मैंने उसमें नींद की गोली मिलाई। जब उनको नींद आ गई तो मैंने उन्हें गोलियां मारी और गोली मारने के बाद मैंने एक शख्स जो कि बताती मेरे हस्बैंड का दोस्त है उसको बुलाया, चादर में लपेट कर उस लाश को रखा, हम वहाँ गए और फिर मैंने अपने ही पिता की जो लाश है उसे आग लगा दी। और कैमिला ने पुलिस को यही बताया कि उसे लग रहा था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। ऐसे में उसने वसीयत के लिए इतना सब कुछ किया, अपने पिता का कत्ल किया, उसने ये सोचा कि वसीयत उसके नाम हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से उसने कृत्य किया, जिस तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो कैमिला और उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और अब पूरी जिंदगी उसको अपनी जेल में बितानी होगी। तो आप सोचिए, ऐसी जायदाद, ऐसी प्रॉपर्टी का क्या फायदा जिसमें आपने अपने अपनों को भी खोया, अपनी लाइफ भी बर्बाद की, अपने साथ अपने पार्टनर की लाइफ भी बर्बाद की, और जो आपका फ्यूचर है वो अब कहीं का नहीं रहा। आपको पूरी ज़िंदगी जेल में रहनी होगी। आपकी एक छोटी बहन थी, आपके पिताजी थे, आपकी एक अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन आपने सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया।